हमारे प्रिय विद्यार्थीगण, आपका संकल्प कोचिंग के इस वीडियो स्ट्रीम में हार्दिक स्वागत है। आप बीपीएससी के 70वीं प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छा कलेक्शन लाया गया है, जहां से बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाली है। मैं हबीब आलम आपको जो भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उस सारे टेस्ट सीरीज के जनरल साइंस का क्वेश्चन का डिस्कशन कराने जा रहा हूं, और यह डिस्कशन बहुत ही शानदार डिस्कशन होगा। डिस्कशन करते समय कलम और कागज़ का प्रयोग करें। जो इम्पोर्टेंट बातें हमने इस पर फैक्ट लिख देते हैं उसको आप लोग नोट कीजिए और उसका एक कॉपी बनाइए, एक डायरी बनाइए और उसमें उसको मेंशन कीजिए। जो एग्जामिनेशन देने से पहले आप उसको रिवाइज कीजिएगा तो बहुत ही लाभ मिलने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी मतलब कि इंडोक्राइनल, और बाह्यस्रावी का मतलब हो गया एक्सोक्राइनल। ठीक है, दोनों प्रकार की ग्रंथि की तरह कार्य करता है। तो पहली बात हम लोग जरा सा समझ लें कि इंडोक्राइनल और एक्सोक्राइनल है क्या चीज। अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है ऐसे ग्लैंड हमारे शरीर में जिससे स्रावित पदार्थ, विशेषकर हार्मोन, सीधे रक्त के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। इसमें नली नहीं होता, यह डक्टलेस होता है, और जो भी अब पदार्थ स्रावित करेगा उस सारे के सारे पदार्थ सीधे मिल जाएगा ब्लड में, और ब्लड ही जो है सो टारगेट पोजीशन पर पहुंचा देता है जहां जरूरत होगी। जैसे मान लिया जाए कि टेस्टिज है जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इस टेस्टिज से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला। अब यह हार्मोन निकलकर पुरुष के मूछ का निर्माण करवाएगा। तो टेस्टिस लोअर एब्डोमेन में पाया गया और मूछ जो है सो फेस पर पाया गया। तो वहां तक पहुंचा कैसे ही? तो ब्लड के माध्यम से जाता है। तो इसलिए जो इंडोक्राइनल ग्लैंड होगा वह ब्लड के माध्यम से ही हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एक्सोक्राइनल उसको कहते हैं जिससे स्रावित पदार्थ निर्धारित टारगेट पर जो है वह ट्यूब के द्वारा जाता है, नली के द्वारा जाता है। इसलिए इसको डक्टाइल या नलिका युक्त कहते हैं, नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं, और इसको नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। इसमें ट्यूब होबे नहीं करता। इससे जनरली जो है वह हार्मोन का स्राव होता है, और इससे जनरली जो है वह एंजाइम का स्राव होता है, और भी पदार्थ स्रावित होते हैं ना। तो हार्मोन स्रावित होने वाले में जान लो कि पिट्यूटरी है, एड्रीनल है, थाइमस है, बहुत सारा इंडोक्राइनल ग्लैंड है। एक्सोक्राइनल ग्लैंड में आप देखोगे गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में पाया जाता है, जो गैस्ट्रिक जूस देता है, जठर रस देता है। ठीक है, तो ये एक्सोक्राइनल हो गया, ये इंडोक्राइनल हो गया। लेकिन कुछ ग्रंथि हमारे साइड में ऐसे भी हैं जो नलिका युक्त और नलिका विहीन दोनों होते हैं, जो हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं और एंजाइम भी सिक्रेट करते हैं। वैसे ग्रंथि को हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं। याद रखिएगा, उसको हम लोग
पैंक्रियाज कहते हैं, और पैंक्रियाज का अंग्रेजी होता है अग्नाशय। और याद रख लीजिएगा ये जो पैंक्रियाज है, इस पैंक्रियाज से जिसको कहते हो पैंक्रियाज, इस पैंक्रियाज से हार्मोन के रूप में 3 हार्मोन और एंजाइम के रूप में भी 3 एंजाइम निकलता है। ये सब याद रखने की चीज़ है। पैंक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन जो सबसे पहला है उसका नाम है ग्लूकेगॉन हार्मोन। दूसरा है इंसुलिन हार्मोन। और तीसरा है सोमैस्टोस्टिन हार्मोन। और एंजाइम में 3 निकलता है। पहला एंजाइम ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पचाएगा, दूसरा निकलेगा लाइपेज जो फैट पचाएगा, और तीसरा निकलेगा एमाइलेज। अब आपके मन में आता होगा कि क्या पैंक्रियाज के अलावा भी हमारे शरीर में कोई ऐसा ग्लैंड है जो दोनों की तरह कार्य करता, एंडोक्राइनल और एक्सोक्राइनल ना? तो इसको याद रखने की चीज है। और वो हार्मोन का नाम है, वो ग्लैंड्स के रूप में जो काम करता है वह हो गया पहला टेस्टिस जो पुरुषों में पाया गया, और ओवरी जिसको कहोगे अंडाशय ना। ये दोनों ऐसा चीज है ना जो एंडोक्राइनल और एक्सोक्राइनल दोनों की तरह काम करता है। नली वाला भी काम करता है और बिना नली वाला भी काम करता है। कैसे? तो टेस्टिज से हार्मोन निकलेगा तो बिना नली का जाएगा, और टेस्टिज से जब स्पर्म निकलेगा तो नली के द्वारा जाएगा। ओवरी से जब हार्मोन निकलेगा तो बिना नली का जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। और ओवरी से जब अंडाणु निकलेगा तो नली के द्वारा जाएगा ना। तो पैंक्रियाज और टेस्टिस और ओवरी ये दोनों ही प्रकार का ग्रंथि की तरह कार्य करता है। ठीक है, लेकिन अब इस प्रश्न में हमारे पास एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि दिया हुआ है ना। तो याद रख लीजिएगा, एड्रिनल एंडोक्राइनल, टीयर ग्रंथि एक्सोक्राइनल, ठीक है, और अग्नाशय दोनों तरह काम करता है। ठीक ना। अब आ जाइए मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजेन हार्मोन का स्राव करती है? एंड्रोजेन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सब मेल सेक्स हार्मोन है। कौन हार्मोन है? मेल सेक्स हार्मोन। और इस मेल सेक्स हार्मोन का जो स्राव होता है वह अगर यह टेस्टिज है तो इस टेस्टिज के अंदर पाए जाने वाले लीडिंग सेल से, तो टेस्टिज में 2 तरफ का सेल पाएगा, एक लीडिंग सेल
और दूसरा है स्टोरली सेल ना। तो टेस्टिस में पाए जाने वाले सेल को हम लोग कहते हैं जर्म सेल, और ये जर्म सेल दो प्रकार का हो गया, एक को कहोगे लीडिंग सेल और दूसरा कहोगे एस्टरली ये देगा स्पर्म निकालेगा और इससे एंड्रोजन हार्मोन निकलेगा। तो ये किस काम के लिए? स्पर्म के सिक्रेशन के लिए, और ये काम करेगा ये दोनों हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ना। इसलिए इसको याद कर लीजिएगा ना। देखो यह एक एलिमेंट है जिसका नाम है आइस टाइनियम, ठीक है। इसका पूछ रहा है कि परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसकी परमाणु संख्या 99 होती है। तो 97 किसका होगा? तो 97 जो होता है वह ब्रेकिनियम का होता है, बर्केनियम का। बर्केलियम इसका होगा। 101 जो होता है वह मेंडेलियम का होता है, और 98 जो होता है वह कैलिफॉर्म का होता है। ठीक है। पूछ रहा है कि सोरा, जिसको हम लोग साल्ट पीटर कहते हैं, ये साल्ट पीटर का दूसरा नाम क्या है? ठीक है। तो जो साल्ट पीटर है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। सॉरी यहां ना, ये है पोटेशियम क्लोराइड, ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट ना। तो साल्ट पीटर कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट को, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रख लीजिएगा आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसी को कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा गया ना? मार्शल वेरेंग, नॉर्बर्ग को, अर्नेस्ट मेयर को, या
कैथरीन एसाव को। तो डार्विन जो थे ना वो 18वीं सदी की देन थे, 18वीं सदी। हाँ ठीक है, ये 18वीं सदी की बात थी ना। लेकिन 20वीं सदी में जो आए, 20वीं सदी वो कहलाए आपके अर्नेस्ट मेयर। ना, और कैथरीन एस्वे जो थे ना, और 21वीं सदी के डार्विन कहलाए विल्सन। याद रख लीजिएगा। तो आपको पूछना है किसके बारे में, तो इसलिए 20वीं सदी के कौन कहलाए, अर्नेस्ट मेयर ना, ठीक है। 21वीं सदी के कहलाए विल्सन। हाँ 18वीं सदी में तो थे ही ना, ठीक है। डार्विन जो थे ना 18वीं सदी में थे, तो डार्विन के बातों को बताया सब इसी ने, ठीक है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने के बाद हाँ बदल जाती है, ठीक है। हाँ ये नहीं बदल जाती है, इसमें जोड़ दीजिएगा ला, बदल जाती, ये है बदल जाती है ना। देखो यहाँ ये कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4। जब आयरन मिलाओगे ना तो आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, करके ये क्या बना लेगा, FeSO4 ना। और इसी के कारण इसका रंग भूरा हो जाता है ना। ऐसे कॉपर सल्फेट नीला रहता है ना, तो ये भूरी हो जाती है। हालांकि यहाँ ऑप्शन में कर दिया है ग्रे, ग्रे और भूरा बाकी एक ही है ना, ठीक है। हाँ दोनों एक ही कर दिया है, वो मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा तेलहन है, माने जिससे तेल निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप जान लीजिए सोयाबीन से तेल निकलेगा, मूंगफली से तेल निकलेगा, लेकिन बाजरा से तेल निकलेगा कि नहीं, जेई से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जेई तो सुने भी नहीं सरकार, जौ है सर, जेई है। हाँ दोनों अलग अलग चीज है। जौ का तो तेल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। जई से भी निकलेगा, हाँ जौ नहीं ना है वो, बाजरा से नहीं निकलेगा। जेई अलग है, जौ अलग है। सीधे रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति के लिए बल को डैश से गुना किया जा सकता है। एक बात तो पहली जान लो कि यह लीनियर रे है, सीधी रेखा में जा रही है ना, यानी कि डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन अगर है तो इसका आंसर हो जाएगा वेग ना, क्योंकि बल को गुना करना ना, ठीक है। किसको गुना करना है, वेग से करेंगे ना।
अब कहोगे सर ये हुआ कैसे? बल को डैश से गुना करेंगे। एक्चुअली में ये वस्तु गतिमान है ना, तो गतिमान है तो इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा और हाफ mv² होता है, या भी क्या हुआ? वेग हो गया ना, तो वेलोसिटी से गुना करोगे। हाँ, कौन सा जीवाश्म ईंधन है ना? तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है ना। ये बिटुमेन लिखा हुआ है, वो एक्चुअली में ये बिटुमिनस कोयला है। ठीक है, बिटुमिनस ये कोयला है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, बिटुमिनस कोयला है। ठीक है, ये जैव ईंधन है, ये उपयुक्त में सभी। तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन जो जैव ईंधन जिसको हम लोग कहते हैं बायोमास ना, बायोमास फ्यूल। ठीक है, ये बायोमास फ्यूल जानते हो किससे प्राप्त होता है? हाँ, जैसे सूखी लकड़ी से ना, गोबर से, गोबर मतलब उपला से ना। ठीक है, हाँ? तो गोबर का उपला, सूखी लकड़ी जैव ईंधन है, ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब हुआ कि जो जैविक पदार्थ वो कन्वर्ट हो जाए किस में? दूसरे फॉर्म में ना। जैसे लकड़ी को दाब दिया ना जी, तो सेल्यूलोज था ना, तो सेल्यूलोज कन्वर्ट हो गया किस में? कोयला में ना। सेल्यूलोज कन्वर्ट हो गया किस में? पेट्रोलियम में। तो फॉर्म चेंज हो रहा है ना, तो उसको जीवाश्म ईंधन कहेंगे ना। लेकिन ई फॉर्म नहीं चेंज होता है, लकड़ी सेल्यूलोजे जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं हम लोग ना, इसलिए ये नहीं होगा। तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जैव ईंधन, क्योंकि यह बायोमास है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक ASE, आर्गन, चांदी, और ऐसी कुछ दे दिया, सही दे दिया। ठीक है, पृथ्वी की आयु किससे निर्धारित करोगे? देखो, कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करता है ना। ठीक है, लेकिन ये पृथ्वी की आयु कह रहा है, तो पृथ्वी की आयु के लिए जिसका हाफ लाइफ साइकिल बड़ा होगा उसी से ज्ञात करोगे। तो हाफ लाइफ साइकिल जो होता है वो आपका यूरेनियम का होता है, इसलिए यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी का करेंगे ना। ये तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करेंगे, तो लिखा ही हुआ कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु ना। हालांकि ये सब देना नहीं चाहिए था, यानी तो कौन सा विधि सही हो गया, यही तक ना। ठीक है, जर्मेनियम डेटिंग से किसका आयु ज्ञात करते हैं? जर्मेनियम डेटिंग हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जर्मेनियम जो होता है ना, वो आइसोटोप बनवे नहीं करता है ना। आइसोटोप जो बनाएगा उसी का ना होगा। हाँ, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, दूसरा है ये है कीट, कवच वाले जीव और स्तनधारी। ये सब पहला शब्द हटा दो ना। ठीक है ना। ये कह रहा है ना, पृथ्वी पर इनके उत्पन्न होने के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए ना।
अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं ना, तो सनातन धर्म में विष्णु जी का जो अवतार हुआ था, हाँ, सबसे पहले कौन अवतार लिए थे? हाँ, मत्स्य अवतार लिए थे ना जी। हाँ, ठीक है। तो उनके पहले पृथ्वी पर, सबसे पहले अगर पृथ्वी पर जब आया, वह कीट आया। कौन आया? कीट। कीट के बाद मोलस्का आया, जिसको हम लोग सर कवच वाला कहते हैं ना। कौन आया? कवच वाला। उसके बाद तब आया सरीसृप ना, ठीक है। और लास्ट में आया स्तनधारी। तो 2, 3, 1, 4 है ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। और इसके लिए आप लोग अगर पूछेगा कि रीढ़धारी व्यक्ति, रीढ़धारियों का कालक्रम के अनुसार सजाइए ना, तो वो जो आपको बोले हैं, सबसे पहले मछली, मछली के बाद कौन आया? मेढक। कछुआ तो सरीसृप पे ना है जी ना, तो मछली के बाद सरीसृप जो रेंगता है, सरीसृप के बाद पक्षी ना, अब पक्षी के बाद स्तनधारी ना। इसमें भी अंतिम में आ रहा है। हाँ, स्तनधारी अंतिम में आएगा। इम्फीबियंस आया ना, ठीक है। सबसे पहले मछली, मत्स्य अवतार लिए थे ना जी, ओकरा बाद में उभयचर प्राणी के रूप में आए ना। हाँ, रेप्टाइल्स आया, गरुड़ अवतार ना, उसके बाद में नरसिंहा अवतार ना। हाँ, अब आने वाले हैं, आ गए हैं ना नहीं भाई, नरेंद्र मोदी अवतार अब ये नहीं। तो ये है होगा किसका? वर्टिब्रा का। क्रम याद रखना सो, इस क्रम से जुड़ रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ, नीलम का रासायनिक नाम। हुआ तो नीलम अल्युमिनियम का ओर्स है ना। नीलम समझते हो ना? नीलम, सफाइड, रूबी, टोपाज, ये सब रत्न है, लेकिन सब अल्युमिनियम का ऑक्साइड ना। ये ओर्स है अल्युमिनियम का ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, इसके बाद आइए, मैलेकाइट किसका अयस्क है जी? ओर्स ऑफ किसका? कॉपर का है? टीन का जो होता है ना, ये हो गया। जिंक का ZnSO3 ना, ZnCO3, हाँ जिंक, इसको कैलेमाइट कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैलेमाइट, ठीक है। और कॉपर का मैकेलाइट, ठीक है, मैकेलाइट, जो आपको यहां दिया हुआ है
तो आंसर तो आपका सही ही हो गया। लेकिन विशेष जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि जो आयरन है ना, इस आयरन के ओर्स याद करना सर। अब क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज किया ना, ठीक है। तो आयरन्स के ओर्स कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट के बाद याद रखना हेमेटाइट, हेमेटाइट के बाद याद रखना लिमोटाइट, और उसके बाद में सीडेराइट। ये क्रम में हम इसलिए लिखे हैं ना, ठीक है, ठीक है। 30 नंबर में क्या लिमोटाइट? हाँ ठीक है, लीमो है, लीमो है, ये है लीमोटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट में जानते हो कितना प्रतिशत आयरन पाया जाएगा? सबसे अधिक मैग्नेटाइट में। हाँ, कितना प्रतिशत? 72.96 ना। हेमेटाइट में कितना प्रतिशत? लगभग 70%। और लेमोनाइट में लगभग 60% ना। एसिडेराइट में लगभग 48%। सबसे उत्तम किस्म का लोहा मैग्नेटाइट। अयस्क, लोहा नहीं, सबसे अच्छे किस्म का लोहा का अयस्क। अगर मैग्नेटाइट मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आयरन प्राप्त करें। उसका यूज किस में होगा मैग्नेटाइट का? लोहा निकालने में। मतलब नॉर्मल लोहा जो रहता है वही? सब में से लोहे नहीं निकलता है जी। किससे ज़्यादा लोहा निकलेगा ना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि इसमें ना कौन सबसे ज़्यादा लोहा देगा ना, तो ये याद रखिएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। तो जान लो सुमेलित नहीं है तो पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र भी अहमदाबाद में है, लेकिन केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कोलकाता में नहीं, ये दिल्ली में है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन बी में कोबाल्ट उपस्थित होता है। तबने का नाम है साइनो कोबालामाइन। तो कोबाला मतलब कोबाल्ट। विटामिन बी, विटामिन B12 ना। विटामिन बी जल में घुलनशील होता है, यह बात सही है। तो इसमें सब सही है कि नहीं है? अब विटामिन के बुआ जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है ना। विटामिन के जो है ना, ये दो प्रकार है, तो 5 प्रकार का, लेकिन 2 प्रकार आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना।
एक का नाम है विटामिन K1 और दूसरा का नाम है विटामिन K2 ना, ठीक है, विटामिन K1 और दूसरा का नाम है विटामिन। विटामिन का जो रासायनिक नाम आप लोग जो फाइलोक्विनोन पढ़ते हो ना, ठीक है, फाइलोक्विनोन, ठीक है, क्यूनोन, ठीक है, ये विटामिन K1 ही है, ठीक है। और दूसरा है ना मेनोक्यूनोन, मेनोक्यूनोन, ठीक है। तो एक बात याद कर रख लेना सब, ये जो K2 जो होता है ना इसका संश्लेषण जानते हो कहाँ होता है? हम लोग का जो डाइजेस्टिव ग्रंथि है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसको गट कहते हैं, GUT गट ना, मुंह से लेकर एनस तक एकदम में पाइप है ना। ये जो पाइप है ना, इस पाइप में कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है ना। अब वही बैक्टीरिया आप जो भोजन में से जो अनडाइजेस्टेबल फूड लेते हो ना, उसी को डिकम्पोज करके विटामिन K का निर्माण करता है, ठीक है। किसका निर्माण करता है? विटामिन K का ना। तो ई बैक्टीरियल सिंथेसिस इन GI मतलब गट या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ना, ठीक है, या पाचन ग्रंथि, पाचन अंग, ठीक है। और बुआ ई जो होता है ना, वो प्लांट प्रोडक्ट जो आप लोग खाते हो ना, ये प्लांट प्रोडक्ट से पाया जाता है ना। जितना भी आप सुने होंगे ना विटामिन K का स्रोत, उसमें प्लांट प्रोडक्ट जितना होगा वो सब विटामिन K1 देता है, और K2 जो होता है वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। इसके अलावा लीवर में भी विटामिन K का संश्लेषण होता है ना, ठीक है। हमारे शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता, लेकिन कुछ विटामिन ना का संश्लेषण बैक्टीरिया करता है, और कुछ विटामिन का संश्लेषण लीवर भी करता है ना। तो ये याद रख लीजिएगा। तो इसलिए इसका आंसर आप लोग लगा दीजिएगा सभी ना। कौन सा मिश्र धातु अस्थाई चुंबक बनाने के लिए चाहिए? तो यही है एलिनिको ना। देखो इसमें क्या क्या रहेगा। एलिनिको जो बना हुआ है ना, एलिनिको, अल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट ना, इससे जो बनाओगे ना उसी से बनेगा एलिनिको, ठीक है। और अस्थायी चुंबक किससे बनाते हो? नॉर्म लोहा से, सॉफ्ट आयरन से। तो काटा या खरोंचा जा सकता है ना। तो सबसे पहली बात जान लो कि कांच को काटने के लिए आप तो हीरा यूज कर सकते हो ना। और कांच में पाया जाता है सिलिका। क्या पाया जाता है? और सिलिका जो होता है ना, वह फ्लोराइड वाले चीज से जाके मिल जाएगा। तो देखो ये फ्लोरिक अम्ल है तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के साथ मिल जाएगा, इसलिए 4 और 3 दोनों सही है ना, ठीक है। तो देखो तो नाइट्रिक अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। ना एक बार या तो मेटल को न दहलाता है ना।
ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? कोई भी लोहा को अगर जंग लगने से आप बचाना चाहते हैं तो उसको जो है जिंक का पद चढ़ा दो ना, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं ना, ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा। और क्या, ये सब वो भी विज्ञान है सर। द ग्रीन गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म का संबंध किस पर्यावरणविद आंदोलन से? ये पर्यावरण से है, जंगल बचाओ से था। हाँ, ठीक है, ये जंगल बचाओ आंदोलन से था। हाँ, जंगल बचाओ आंदोलन से। जब एक प्रजाति को लाभ हो रहा हो तथा दूसरे अप्रभावित रहते हो तो ये कौन सी अंतः जातीय अनुनाश्रय संबंध है या अन्यो क्रिया है ना? सभोजिता की परजीविता की सहजीविता। बस आ रही है इसको। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको वो कंसेप्ट दे देते हैं। सहभोजिता और सहजीविता, ठीक है, कह रहा है कि एक प्रजाति को लाभ हो रहा है तो दूसरा अप्रभावित रहती है। एक को लाभ हो रहा है और दूसरा प्रभावित नहीं हो रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं, इसमें प्लस और जीरो का संबंध है। एक को लाभ, दूसरे को कोई लाभ और हानि नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सहभोजिता, जिसको कम्युनलिज्म ना। और सहजीविता मतलब होता है कि दोनों जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। सहभोजिता का जैसे मान लिया जाए कि बड़ी मछली में ले लेते हैं आपको शार्क, ठीक है। इस शार्क के साथ साथ एक छोटी मछली चलती है जिसका नाम है सींग पर। ये एक मछली है, छोटी मछली चलती है ना, ये इसके साथ रहता है। क्या करता है कि शार्क जब बड़ी मछली खाती है ना तो उसके साथ साथ छोटा छोटा टुकड़ा को छोड़ देती है ना, और उस छोटे छोटे टुकड़े पर ये मछली आश्रित रहती है ना। शेर के झुंड के साथ देखोगे लगड़बग्घा घूमते रहता है ना, तो शेर शिकार करके खा लिया और जो बच गया उसको लगड़बग्घा खाता है ना, क्योंकि लगड़बग्घा शिकार नहीं कर सकता है ना। सहभोजिता का मतलब है कि दोनों को फायदा हो रहा है ना। सहजीविता मतलब म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को फायदा हो रहा है ना, ठीक है। जैसे बराबर पूछता है लाइकेन, लाइकेन है ना, शैवाल और कवक के बीच ना। एल्गी, कोरल रीफ सब होता हो जाएगा ना। हाँ ना, एगो को फायदा हो रहा है, एगो शेल्टर दे रहा है ना, जी जनता को शेल्टर तो दे रहा है, लेकिन ओकरा का फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं ना।
ठीक है, एल्गी और फंगी। ठीक है, बगुला और भैंस। जहां जहां भैंस रहती है ना वहीं में देखो बगुला घूमते रहेगा। क्या बगुला क्या करता है, भैंस के कान में से जू निकाल निकाल के खा जाता है ना। कौआ भैंस पे घूमते रहता है ना। ठीक है, जिराफ सॉरी जेबरा जहां रहेगा ना वहीं पर शुतुरमुर्ग देखोगे, क्योंकि जेबरा जो है ना वो बेचारा खाने के धुन में रहता है, तब तक आक्रमण कर देता है शेर, तो उसके पास शुतुरमुर्ग घूमते रहता है। और शुतुरमुर्ग का गर्दन ऊंचा होता है ना, वो क्या होता है एकदम गर्दन उठा उठा के अपना देखते रहता है। अगर कहीं शेर आते देख लिया तो चिल्लाना शुरू करेगा, तो जेबड़ा अलर्ट हो जाता है। बेचारा जेबड़ा जो खाना खाया उनमें से बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो पचा नहीं पाता है, तो वो मल के द्वारा बाहर निकाल देता है और उस अनाज को ये चुन चुन कर खा लेता है। कौन? शुतुरमुर्ग ना। तो म्यूचुअलिज्म में ना, एक उसकी रक्षा किया, दूसरा किया। लेकिन परजीविता में एक का लाभ है, दूसरा को हानि ना, जिसको पैरासाइट कहते हैं। और पैरासाइट दो तरह का होता है, एक वो इंडो पैरासाइट है और एक होता है एक्टो पैरासाइट। बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी किसको कहोगे? जो शरीर के बाहर रहता, हाँ, जैसे जू है, खटमल है ना, ठीक है, ठीक है। लेकिन इंडो परजीवी जो है ना, जो शरीर के अंदर रहता, जैसे बहुत सारे वर्म्स है ना, कृमि वगैरह, तो ये दो तरह के हो जाते हैं। तो खाली वही प्लस माइनस याद रखिएगा तो पकड़ लीजिएगा। जल प्रदूषण का मापन ना, देखो ये है BOD का मतलब जानते हो क्या होता है? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD का मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। और OD का मतलब, DO का मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन किसके लिए फायदेमंद है? जिसके पास गिल्स है ना, ठीक है। तो जल प्रदूषण तीनों को ना मापा, इसलिए ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। लाउड स्पीकर काम करता है। लाउड स्पीकर कौन काम करता है पता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये तभी संभव होगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ना। डॉपलर तो प्रभाव ये कहता है कि लिसनर और सोर्स ऑफ साउंड के बीच अगर वेग होगा, अपेक्षित गति पाई जाएगी, रिलेटिव मोशन होगा, तो आवाज की फ्रीक्वेंसी बदली हुई प्रतीत होती है ना। जैसे एक भाई चिल्ला के कह रहा है, रे लाठी लाओ लाठी लाओ लाठी लाओ, और दौड़ के भाग रहा है। छोटका को समझ में आया कि भैया मांग रहे हैं लोटा, जोर से लगा हुआ है, नहीं तो उनको लाठी लोटा क्यों सुनाई दिया? क्योंकि वो दौड़ते हुए जा रहा था। वही खड़ा होके कहता है, अरे लाठी लेके आओ, खेत में जानवर घुसल है ना, तो ये लाठी समझ लेता, लेकिन लोटा समझ लेता
ना। तो इसलिए ये साउंड बदल क्यों गई, ये डॉपलर इफेक्ट के कारण ना। आप ध्यान दीजिएगा कि जब रेलगाड़ी जब दौड़ते हुए आती है ना, तो उस हाँ तो उसकी तो साउंड जो है सो बदला हुआ प्रतीत होता है, वो डॉपलर इफेक्ट का ही नतीजा है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव इसी से ना काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक, हाँ जो आपका सोलर प्लेट है ना। अनुनाद किसको कहते हैं, रेजोनेंस ना। बच्चा सबको देखते हो, इस पर जब कूदता है खटियावा पर ना, तो कुछ देर कूदेगा, उसके बाद लगेगा कि हाँ अपने जंप कर रहा है। तो जब कोई वस्तु की फ्रीक्वेंसी ना, ठीक है, कंपित वस्तु के फ्रीक्वेंसी के साथ जब मैच कर जाती है तो वो क्या हो जाता है, हाई एम्पलीट्यूड के साथ कंपित होने लगता है। इसी घटना को हम लोग अनुनाद कहते हैं ना। तो ये सब उसका चीज है। उत्तेजना के दौरान, एक्साइटमेंट के समय, ठीक है, तो जान लो कि एक्साइटमेंट का संबंध जो होता है वो एड्रीनल से होता है ना। जैसे यहां से आपको कहा जाए कि बउआ दौड़ के गांधी मैदान जाओ, आधे रास्ते में बैठ जाओगे, लेकिन आप गांधी मैदान दौड़ के जा रहे हो, पीछे से 4 गो कुत्ता दौड़ा दिया जाए, क्या होगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा ना, भाग 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 भाग। उस समय यही ग्रंथि जो होता है वह हार्मोन सीक्रेट करता है ना। इसलिए एड्रेनलाइन ज़्यादा जरूरी है। एस्ट्रोजन वगैरह तो सेक्स हार्मोन है। सेरोटोनिन जो है वो नींद के लिए है ना, और कॉर्टिसोन जो होता है ना, वह भी हमारे कॉर्टिसोन हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है ना, वह ब्लड के सप्लाई के लिए, सर्कुलेशन के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोबेरी ने, यह सही बात है। गोल्गी बॉडी की खोज किसने किया था, राइबोसोम की खोज किसने किया था, पैलेडे ने ना। पलाठे लिख दिया, पैलेडे है ना, है ये किसने किया था, बोबेरी ने ना, और इसका वही नाम है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैं? इसमें से कोई नहीं सही है। नीचे दिए कथनों में कौन सा सही नहीं है। वे जीवाणु जो अत्यधिक नमकीन क्षेत्रों जैसे कठोर आवासों में विशेषज्ञ होते हैं, मैंने निवास करते हैं, उसको हाइलोफाइल, देखो हाइलोफाइल जो कहा गया है ना, यह हाइलोजन ग्रुप से लिया गया, और हाइलोजन ग्रुप में कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ना, और वह साल्ट प्रोड्यूसर है, नमक उत्पादक है ना, ठीक है। और हाइलोफाइटा का मतलब होता है जो नमकीन जल में रहता ना। बैक्टीरिया जो गर्म झरने जैसे कठोर आवास के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। ये बुआ वहां से कॉपी हो गया। वह थर्मो एसिडोफाइल कहलाते हैं। थर्मो मतलब गर्मी से। मेथनोजेन गाय जैसे जानवरों के आंत में मौजूद होता है, तो मीथेन गैस निकलता है ना। तो जुगाली करने वाला जानवर के मुंह से मीथेन गैस निकलता है ना। तो बउआ ये सब तीनों कथन सही है ना, ठीक है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा।
कौन सी बीमारी को आमतौर पर व्हाइट प्लेग कहा गया है? तो व्हाइट प्लेग कहा गया है कुष्ठ रोग को, कुष्ठ कह रहे हैं इसको, टीबी को। तो ट्यूबरकुलोसिस अक्षमा कहलाता है ना, ठीक है। और टीबी का एक और नाम रखा गया, जानते हो कौन? राज रोग ना। लेकिन यही में अगर परिवार लग जाएगा ना, राज परिवार रोग, वो दूसरा हो जाएगा। हेमोफीलिया सर। हाँ, वो हेमोफीलिया होगा। अरे राज रोग या राजवा रोग, वो टीबी को कहा गया, रॉयल डिजीज है टीबी अगर किसी को हो गया। हेमोफीलिया स्थानांतर में होते जाता है क्या? हाँ, बालू रोग सर, वो तो जिसमें जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया। पीलिया, उसी का जाता है। कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? तो देखो, पोषक तत्व का परिवहन करता ही है, ब्लड का टेम्परेचर करेगा, रोग जनकों की सुरक्षा यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता भी देता है, इम्यूनिटी पावर देता है। लेकिन बउआ हार्मोन का उत्पादन नहीं करता, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, नहीं। उत्पादन तो ग्लैंड से होता है, लेकिन हार्मोन जो एक जगह से दूसरे जगह जाएगा किसके द्वारा? ये रक्त के द्वारा। बरसात के दिन पानी पर छोटी छोटी बूंदों की फिल्में शानदार रंग दिखाती है। व्यतिकरण। डी नंबर। किसके कारण? व्यतिकरण। व्यतिकरण समझते हो? इसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं ना। होता क्या है ना कि सेम सोर्स हो ना, सॉरी सोर्स दो हो, लेकिन जो प्रकाश चले उसका लगभग आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड्स और फ्रीक्वेंसी अगर सेम होकर चलेगा ना, तो कुछ दूर जाने के बाद में क्या होता है, यह इसका आयाम कहीं बढ़ जाता है और यहाँ आयाम कभी घट जाता है। तो जहाँ आयाम बढ़ जाएगा उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना। आयाम जहाँ बढ़ेगा वहाँ, ठीक है, और जहाँ घटेगा वहाँ घट जाएगी, और जहाँ नहीं होगा वहाँ जीरो हो जाएगी। इसी घटना के कारण ना पानी पर गिरा हुआ तेल चमकता हुआ दिखता है, पानी का बुलबुला रंगीन दिखता है ना, ठीक है। और विवर्तन के कारण जानते हो क्या होता है? प्रकाश मुड़ जाता है। हाँ, किससे? ऑब्स्टिकल के, रुकावट के तीक्ष्ण किनारों से। रात में जैसे देखते हो बाथरूम का बल्ब जला दोगे ना, तो तुम्हारे बेडरूम में भी थोड़ा बहुत लाइट दिखता है ना, और कंप्लीटेड बंद कर दो तो एकदम अंधेरा, घूप अंधेरा हो जाता है। तो बाथरूम से लाइट आपके बेडरूम तक कैसे पहुंचा? तो कहीं ना कहीं से मुड़िए कि ना घुमा होगा, जो कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि मान लो कि ये देखो एगो छेद है,